नमस्कार विद्यार्थी। आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य हिंदी कहानी संग्रह नामक पुस्तक से इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमलेश्वर जो कि हिंदी कहानी के क्षेत्र में हिंदी कहानी के क्षेत्र में दोहरी कहानी लिखने का प्रचलन शुरू किया। हिंदी साहित्य में दो कहानियां एक साथ लिखना ये लिखना कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हैं। जिन्होंने सारिका नामक पत्रिका से इस आंदोलन को विश्व साहित्य के क्षेत्र में चर्चित बना दिया। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अन्य सहयोगी व्यक्तियों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, प्रमुख है। ये तीनों हिंदी कहानी के त्रयी कहे जाते हैं। कमलेश्वर जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कैसे चर्चा में आए वो ये सब बातें हमने लिखी। हिंदी कहानी के क्षेत्र में दोहरी कहानी लिखने का जो प्रचलन है वो इन्होंने ही शुरू किया और हिंदी साहित्य में दो कहानी एक साथ लिखना ये साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हैं। ये प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने सारिका नामक पत्रिका से इस आंदोलन को विश्व साहित्य के क्षेत्र में चर्चित बना दिया।
इसके बाद नई कहानी आंदोलन के अन्य सहयोगी व्यक्तियों में मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है। ये दो सहयोगी व्यक्ति हैं। ये तीनों हिंदी कहानी के त्रय कहे जाते हैं। हिंदी कहानी के त्रय कहे जाते हैं। साहित्यिक परिचय यदि आप देखें तो इन्होंने राजा निर्वंशिया, नीली झील, मुर्दे आदि कुछ ऐसे चर्चित कहानियां लिखी जिनके माध्यम से ये कहानी के क्षेत्र में अविस्मरणीय माने जाते हैं। साहित्यिक परिचय देखें तो राजा निर्वंशी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी है। राजा निर्वंशी 1957 ईस्वी में प्रकाशित। इसके बाद नीली झील, मांस का दरिया, तलाश, बयान, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी और जॉर्ज पंचम की नाव। जॉर्ज पंचम की नाव, मांस का दरिया। नीली झील, जॉर्ज पंचम की नाव, मांस का दरिया। और यदि हम देखें तो बयान है, तलाश है, कस्बे का आदमी, मुर्दों की दुनिया, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी। ये सभी इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में लेखन कार्य किया था। और ये सभी कहानी है जिंदा मुर्दे, है ना। कमलेश्वर की कहानियों में देखें तो परंपरा से विद्रोह और अनुभव क्षेत्र की प्रामाणिकता पहचान पर जोर दिया। मुर्दे कहानियों में देखें तो परंपरागत विद्रोह, परंपरागत विद्रोह, इनकी हम कहानियों में देख सकते हैं। अनुभव से संबंधित या अनुभव की प्रामाणिकता पहचान पर इन्होंने जोर दिया। वे जीवन संघर्ष के अनुभवों से होकर गुजरे थे और उन्हीं स्थितियों पर कहानी लिखी थी। हम कह सकते हैं कि अनुभव की प्रामाणिकता, अनुभव की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता पर बल दिया। ये कहानियों की विशेषता है। कहानियों की प्रवृत्तियाँ, जिनमें नंबर 1 है परंपरागत विद्रोह देखा जाता है और अनुभव की प्रामाणिकता पर जोर दिया जाता है। ये जीवन संघर्ष के जिन अनुभवों से होकर गुजरे थे उन्हीं स्थितियों पर इन्होंने कहानी लिखी थी। यही वजह कि इनकी कहानियों में पात्रों की प्रधानता नहीं है, अपितु स्थितियों की प्रधानता है। कहानियों में इनकी कहानियों में पात्रों की प्रधानता नहीं,
न हो परिस्थितियों दशाओं की प्रधानता है। कमलेश्वर जी ने अपनी कहानियों में पात्रों को प्रधानता नहीं दिया, अभी तो परिस्थितियों को प्रधानता दी है। परिस्थितियाँ स्वयं पात्रों को आचरण करने के लिए, बोलने के लिए विवश कर देती है। कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, इन्होंने अपने जीवन संघर्ष के अनुभव से, उन स्थितियों से ये रूबरू हुए और उन्हें स्थितियों को अनुभवों के माध्यम से अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। इन्होंने लिखा भी है कि मैंने कभी भी अपनी रचना को किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं किया। ये स्वयं बोल रहे हैं कमलेश्वर जी कि मैंने अपनी कहानियों को कभी भी किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं किया है, वे हमेशा ही स्थितियों पर आधारित है। नंबर 4 इनकी कहानियों की विशेषता देखें तो व्यक्ति पर आधारित नहीं कहानी व्यक्ति पर आधारित नहीं, अपितु स्थितियों पर आधारित। अर्थात हम कह सकते हैं कि कमलेश्वर की जितनी भी कहानी रची गई है, उन सब में स्थितियों को प्रधानता दी गई है। अब यदि हम राजा नरवंशिया कहानी का सारांश अपने शब्दों में हम बदलाएं तो इस प्रकार है कि राजा नरवंशिया, जिसमें 2 कहानियां एक साथ चलती है। एक राजा है और रानी है, और वो दोनों उच्च वर्ग से संबंधित है, धनी है, संपन्न है, प्रतिष्ठा प्राप्त है। दूसरा जो वर्ग है वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, जिसमें जगपति और चंदा, ये 2 पात्र हैं उस कहानी के। कहानी को जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो नानी है वो कहानी सुनाती है, दादी, सकट चौथ के दिन। पहले हम थोड़ा सा सामान सा परिचय दे देते हैं कि ये जो कहानी है इसमें 2 कहानियाँ हैं। 2 कहानियाँ एक साथ समानांतर रूप से चलती है। दो कहानी कैसे कि वो इस प्रकार, एक उच्च वर्ग और दूसरी है निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत हम देखें तो राजा नरवंशिया, और उसकी रानी। इधर निम्न वर्ग के अंतर्गत देखें तो जगपति व उसकी पत्नी चंदा। राजा नरवंशिया जो कि स्वयं राजा था। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरवंशिया का जो अर्थ है वो क्या है। नरवंशिया का अर्थ है
जिसके वंश को चलाने वाला कोई नहीं, वंश से रहित, जिसके वंश को अग्रसर करने वाला, या कह सकते हैं चलाने वाला, या चलाने वाला कोई नहीं। यहाँ राजा है और रानी है। राजा को निर्वंशिया कहा जाता है, निर्वंशिया नाम या फिर उसके वंश को चलाने वाले उसके कोई संतान नहीं। इधर निम्न वर्ग का जगपति और चंद्रा है, लेकिन इनके भी कोई संतान नहीं है, दोनों के कोई संतान नहीं। इनके कोई संतान नहीं है, इनके कोई संतान नहीं। ये दोनों कहानियां एक साथ चलती है, ये जो दो कहानियां हैं एक साथ इसमें चलती है। राजा निर्वंशिया और रानी, ये जो कहानी है वो दादी सकट चौथ के दिन सुनाती है। कहती है कि एक राजा थे जिनके कोई पुत्र नहीं था। रानी ने मंत्री के साथ, रानी ने मंत्री के साथ संबंध बनाकर संतान को जन्म दिया। संतान को जन्म दिया, परंतु जब रानी से इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कहा तो रानी की तो सहायता देवीय शक्ति ने कर दी। जब रानी से यह बात कही थी कि आपका जो पुत्र है आप इसको प्रमाणित कीजिए कि राजा का पुत्र है, तो रानी ने उसको प्रमाणित करने के जब प्रयास किया तो देवीय शक्ति ने उसकी सहायता की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रानी की इज्जत पर, रानी की लाज पर किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ था। दूसरी जो कहानी है, दूसरी कहानी, ये दूसरी कहानी, ये प्रथम कहानी है, प्रथम कहानी। दूसरी कहानी में हम देखा था निम्न वर्ग का जगपति और उसकी पत्नी चंदा है। जगपति किसी वकील के यहाँ पर मुहर्रिर की नौकरी किया करता था, लेकिन आपसी विवाद के कारण, झगड़े के कारण दयाराम नामक एक लुटेरे डाकू ने इनके पैर पर गोली चला दी थी और कुछ समय तक ये अस्पताल में भर्ती रहे थे। उस समय इनकी मदद करने वाला जो वचन सिंह कंपाउंडर है वो इनके पास आता है और जगपति की पत्नी चंदा की सुंदरता को देख करके उसके प्रति आकर्षित हो उठता है और उसकी सहायता करने का वचन सिंह नाम का कंपाउंडर वादा करता है कि मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। ये वचन सिंह जो है, चंदा की जो संतान हुई थी वो वचन सिंह की। हाँ, चंदा ने कंपाउंडर वचन सिंह
से संबंध बना संतान को जन्म दिया। परंतु रानी की तरह चंदा भी अपने इस संतान को प्रमाणित नहीं कर पाई, परंतु इसके पति ने समाज में अपनी नाक कट जाने, समाज के लोगों की बातों को सुन करके ये इतना परेशान हो गया कि अंत समय में जब जगपति ने तेल और अफीम पी करके अपनी जान दे दी, तो उस समय 2 पत्र लिख करके वो गया था, जिसमें एक पत्र में लिखा था कि मेरी जो मौत का कारण है, मृत्यु का जो कारण है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। इसमें किसी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। मैंने तेल और अफीम पी करके अपने प्राण गंवाए हैं। दूसरे पत्र में यह बात लिखी कि चंदा और उसका जो पुत्र है वो मेरी ही संतान है, और वो यहाँ पर आकर के मेरा दाह संस्कार करें, वही मुझे आग देवे, और मेरी जितनी भी संपत्ति है उन संपत्ति का चंदा व उसका जो संपुत्र है वही उसका भोग करे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रानी ने तो अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया। रानी ने संतान की प्रामाणिकता के लिए संतान की प्रामाणिकता में दैवीय शक्ति में सहायता की, परंतु चंदा की संतान की प्रामाणिकता के लिए संतान की प्रामाणिकता स्वयं जगपति प्रमाण के रूप में पत्र छोड़ जाता है, जिसमें कहता है कि चंदा मेरी पत्नी है और उसके जो संतान है वो मेरी संतान। हम कह सकते हैं कि समाज की जो ये धारणा है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, परिवारों का टूटना, थोड़े से संदेह के कारण परिवारों का बिखराव हो जाता है, टूट जाता है, वो सब इसमें दिखलाया है। परंपरागत जो रूढ़ियाँ होती है उनके प्रति विद्रोह की जो भावना है कमलेश्वर ने इस कहानी में दिखाई। यह कहानी दूसरी कहानी जो समानांतर रूप से इसके साथ चलती है चंदा और उसके पति की है, जिसके कोई औलाद नहीं है। चाची ताना देती थी कि ये तो राजा निर्वंशिया है, और चंदा का पति जगपति एक दुर्घटना में घायल हो जाता है, इसलिए उसे अस्पताल जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो वचन सिंह नाम का कंपाउंडर है वो अस्पताल में मिलता है, और इसकी चंदा की सुंदरता को देख करके चंदा के प्रति आकर्षित हो जाता है। अब चंदा उसका पति जगपति जब कंपाउंडर को घर बुला करके कुछ रुपया उससे उधार मांगता है, तब चंदा उससे संबंध बना लेती है और सोचती है कि इसमें उसके पति की मूक अभिव्यक्ति है, मूक सहमति है।
जगपति की मृत्यु होने पर वह कागज़ पर लिखकर जाता है कि मायके से चंदा के आने की प्रतीक्षा की जाए और उसके पुत्र से ही उसकी चिता को अग्नि दी जाए। यानी उसने चंदा के पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। यह कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है, जो आम आदमी की ही कथा है। कमलेश्वर ने यहाँ पर दो युगों की कहानियों को आर्थिक व्यवस्थाओं, निरूपताओं और दाम्पत्य संबंधों की समानांतर रूप से व्याख्या की है। एक ही समय में पुराने और आधुनिक युग की जो कहानियाँ, ये भी दो कहानियाँ जैसे नए युग और प्राचीन युग, ये दोनों कहानियाँ एक साथ इन्होंने समानांतर रूप से इसमें चलाई है। प्रथम कहानी लोक कहानी जो राजा रानी की कहानी है, यानी कि कल्पना पर आधारित है। दूसरी जो कहानी है, हम कह सकते हैं उस कहानी की साहित्य कहानी के रूप में। संपूर्ण कहानी आज के नायक, आधुनिक काल के नायक जगपति और चंदा की पीड़ा का ही वर्णन करती है। राजा निर्वंशिया कहानी में आर्थिक व्यवस्था, विद्रूपताओं द्वारा दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य संबंधों में आ रहे बिखराव, दाम्पत्य संबंधों की मिठास में हम कह सकते हैं एक तरह का कड़वाहट है, और उन संबंधों के टूटने, बिखरने तथा संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति, मानसिक पीड़ा का ये अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रण करती है। इस कहानी में यदि हम देखें हो तो कमलेश्वर जी ने परंपरा से हट करके ये कहानी लिखी है, जिसमें पात्र प्रधान नहीं है, अपितु तो स्थितियों की प्रधानता है। जगपति मूल्यहीनता से ग्रसित आम आदमी है और वह सुख के लिए किसी भी मूल्य को त्यागने को तैयार है। इस कहानी में एक लोक कथा के माध्यम से एक आधुनिक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी कही गई। राजा निर्वंशिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा मध्यम वर्गीय परिवार की जो बेबसी है उसको भी दिखाया गया, जिससे जगपति आत्महत्या कर लेता है और धन मानव के रिश्तों को भी जोड़ता है तथा धन मानव के रिश्तों के बीच में बाधा भी बनता है। इस कहानी में यह बतलाने का प्रयास किया कि जिसके पास धन है, साहस है, बल है, वही इस समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास धन, बल, साहस नहीं है, उसकी समाज में कोई महत्ता नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं देता। अभी तो समाज ऐसे व्यक्ति को बुरी नज़र से देखता है, अपमान भरी दृष्टि से देखता है, और यही इस कहानी में जगपति और चंदा के साथ हुआ था। समाज के लोग उसके पेट में पल रहे पाप को न जाने क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे गालियाँ देते हैं, अपमानित करते हैं। इस रूप को, जगपति और चंदा के इस रूप को इस कहानी में दिखाया गया। ये इस कहानी की सारांश है, जो इस प्रकार है। यदि इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न साझा कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।